हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ भी उसी तरीके से जो है वो मिलती जुलती है जिस तरह बर सग़ीर की तारीख़ मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बर सग़ीर में आई तो कारोबार की गर्ज से आई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसने सियासत और निज़ाम हुकूमत को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने सियासत और मुग़ल बादशाहों की ताकत में अदम इस्तेहकाम पैदा किया, फिर मौशत में अपना कंट्रोल संभाला और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत ही संभाली। बिल्कुल उसी तरह आज IMF भी अपने पंजे गाड़ रही है पाकिस्तान के ऊपर। वो भी मौशत के ज़रिए कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान को। यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, यहाँ पर मौशत का भी अदम इस्तेहकाम है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की तमाम जो है इस वक्त जो सल्तनत है, जो रियासत है, वो IMF के 80% फैसलों को तस्लीम कर रही है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब बात यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी बिल्कुल वैसा है जैसे मुग़लों के दौर में था, और मईशत भी हमारी वैसे ही डगमगा रही है। अब इन हालात में जो फैसले आ रहे हैं वो मज़ीद पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। वह यह है कि इस दादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान साहब की जमानत खारिज कर दी है। जो इस दादे दहशतगर्दी में उनका केस था, इलेक्शन कमीशन के बाहर जो उन्होंने धरना दिया था, जो थोड़ा सा बदमजगी वहाँ पर पैदा हुई थी, बदअबनी पैदा हुई थी, उस हवाले से एक केस बना था इमरान खान साहब के ऊपर। और बहुत देर से इस चीज़ की वो प्ली लिए हुए थे कि वो क्योंकि उनकी टांग में फ्रैक्चर है, टांग उनकी जो है वो गोली लगने की वजह से डैमेज है, तो वो प्रॉपर वॉक कर नहीं सकते, या वो अदालत जो है उनको हाजिर नहीं हुआ जा सकता, तो उनको इस्तिस्ना हासिल हो जाए। लेकिन वो जाहिर सी बात है, कोर्ट है, एक प्रोसीजर है कोर्ट का, उसने काफ़ी मरतबा खान साहब को इस चीज़ का रिलीफ दिया। लेकिन आज इस चीज़ के पेश नज़र कि उनको अदम हाजिरी पर जो है वो ज़मानत उनकी खारिज कर दी गई, इसके बाद क्या ड्रॉबैक्स होंगे, कानूनी पहलू क्या हैं, क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ीद जो है इसमें कोई ज़मानत करवाएंगे, कोई हरासती ज़मानत करवाना चाह रहे हैं, अपनी हिफाजती ज़मानत, क्योंकि इन हालात में जो फौरी तौर पर हुकूमत एक्शन लेगी वो गिरफ्तारी की तरफ जाएगी, और अगर गिरफ्तारी की तरफ जाएगी तो फिर मुतवक्का हालात जो है पाकिस्तान के वो बिगड़ भी सकते हैं। उस बिगड़ने का जो नतीजा पड़ेगा वो पाकिस्तान के मौशत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि IMF ने हमारे जो ऊपर मुतालबात अपने मुसल्लत किए हैं, हमने उनको पूरा करना है। और उसी शक्ल में हुकूमत आज मिनी बजट लेकर आ रही है। मिनी बजट में जो पुरतैश अशिया यानी लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर 25% GST बढ़ाने का जो है वो मुतालबा भी था IMF का, और उसको अब लागू किया जाने लग पड़ा है। IMF ने एक और मुतालबा किया था, और वो ये था कि 17% से 18% कर दिया जाए आम अशिया खुर्दोनोश की सेल यानी सेल्स टैक्स के ऊपर जो GST होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये IMF के मुतालबात में शामिल था, वो उसको करने जा रहे हैं। अब इन तमाम हालात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब चीज़ें बढ़ेंगी तो आम आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि आम अशिया भी उतनी ही महंगी होंगी, और जब क्योस फैलता है इस तरह मार्केट में, कोई एक चीज़ महंगी होती है तो उसका असर दूसरी चीज़ के ऊपर लाजमी पड़ता है। अब पेट्रोल के ऊपर भी ऐसा ही होने जा रहा है, बिजली और गैस के ऊपर भी ऐसा ही होने जा रहा है। अब बिजली और गैस के ऊपर सब्सिडी खत्म करने का दरीना मुतालबा था IMF का, जो कबूल किया गया, और उसके बाद तकरीबन 100% से जायद गैस की कीमतों में इजाफा होने वाला है। वो 100% से मुराद ऐसा है कि जो शख्स पहले 2000 रुपया अपने घर का बिल अदा करता था, क्योंकि घरेलू सार्फिन के ऊपर भी लग रहा है, वो उसको 4000 रुपये तक बिल अदा करना पड़ सकता है। ये इस मिनी बजट का तमाम जो है एक लुबे लुबाब है, खुलासा है। बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, तकरीबन 7 रुपये फी यूनिट जो है वो इजाफा मुतवक्का है, ये होगा। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, वो है पेट्रोल। पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो तकरीबन 15-20 दिन पहले भी उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया, तो पूरे पाकिस्तान में क्योस फैल गया, पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी कतारें लग गई, और अब फिर ऐसा होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 30 से 35 रुपये इजाफा मुतवक्का था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF ने बड़ी देर से मुतालबा किया था, जो पेट्रोलियम लेवी हमने ख़त्म जो इसका इजाफा करना था, वो पेट्रोलियम लेवी का इजाफा IMF तो तकरीबन 30 से 35 रुपये तक का मुतालबा कर रहा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि एकदम से आवाम के ऊपर ये बिजली और गैस की तरह का बिल जो है वो बोझ ना पड़े, ना बम गिराया जाए, और इन हालात में पेट्रोल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए और आवाम को किसी एक जगह पर रिलीफ दे दिया जाए। ये हुकूमत इस बात का चले उनको क्रेडिट जाता भी है, बनता भी है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान खुद बहुत फंसी हुई है, और इन हालात में वो आवाम जो है
उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन किस हद तक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि इस हद तक सेक्रीफाइस करे जहां पर वो खुद भी बच जाए और अपने निज़ाम में हुकूमत को भी बचा सके। इन तमाम चीज़ों का जो है असर सनत के ऊपर भी पड़ रहा है। अब सनतकार जो हैं वो भी तिल मिला उठे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर इस कदर टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा, इस कदर महंगाई में इजाफा किया जाएगा तो हमें अपनी सनतों को बंद करना पड़ेगा। और सनतों की बंदिश हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो है एक ऐसा अलमिया होगा, एक सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि बेरोज़गारी फैलेगी, क्योंकि हमारी बहुत सी अवाम जो है वो अनपढ़ है, बहुत सी अवाम जो है वो उतनी तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो मजदूरी करती है, और मजदूरी करती है इन्हीं सनतों के अंदर, इन फैक्ट्रीज़ के अंदर, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और तो उसका बहुत सा तबका जो है वो मजदूरी करता है, दिहाड़ीदार मजदूर है। और जब सनतें बंद होंगी तो उस दिहाड़ीदार मजदूर को भी फ़र्क पड़ेगा, उस आम शख्स को भी फ़र्क पड़ेगा, और गरीब आदमी जो पहले ही बेरोज़गार है उसकी बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। ये शरह बढ़ सकती है और बहुत से नुकसानात मज़ीद हो सकते हैं। जब तक सनतें नहीं उठेंगी हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं ला पाएंगे। नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत के ऊपर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान मिनी बजट लेकर आना चाह रही है, और इसमें जो लग्जरी आइटम्स की जीएसटी में इजाफा किया जा रहा है, और उसके अलावा जो आम अशिया खुर्दनोश हैं उनमें भी तकरीबन इजाफा किया जा रहा है, जो पहले 17% था और अब 18% किया जा रहा है। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो बिजली और गैस की जो सब्सिडी है यकीनी तौर पर वो भी ख़त्म की जा रही है, और उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिल भी बढ़ेंगे। और एक और चीज़ बढ़ रही है, और वो भी पेट्रोल। यानी ये ऐसी रैशनल प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, कि जब एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और तमाम दर वो जो है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ेगा। इन तमाम हालात के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इमरान एजाज साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मियाँ मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं, पेट्रोल पंप मालिक हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान एजाज साहब, मिनी बजट की आमद और ये सूरत हाल ऐसी है कि टैक्सेस में इजाफा, अल्टीमेटली अवाम को बोझ उठाना पड़ेगा, बिजली के ऊपर भी सब्सिडी ख़त्म, गैस के ऊपर भी ख़त्म, और ये जो पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल है, ये भी इसमें कीमतों में इजाफा होगा। क्या हम फिर से कितारें देखेंगे, फिर से हैजान आएगा, सनतकार हमारे राजी नहीं है? क्या कमेंट्स हैं इन सारी तमाम सूरत हाल के ऊपर आपका? जी सर, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। देखें, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मौजूदा हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं थी। अगर तो इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद होती तो ये बिल्कुल उसको यूटिलाइज करते, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे का सारा जो बहरान है, जो भी मतलब पिछले क्राइसिस थे, उन सब का मलबा जो है वो गरीब अवाम पे डाल दिया गया है। और अवाम जो इस वक्त पहले ही मौजूदा हालात से पिछले 6 से 8 महीने से जो इतने कर्ब का शिकार थी, बजट आने के बाद और अभी मिनी बजट के बाद, मौजूदा महंगाई के बाद, उसके हालात दिन ब दिन मजीद खराब होंगे। बल्कि अब तो ऐसी सिचुएशन है कि अवाम को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप जो प्राइसेस की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी आज रात 12 बजे, गुजरने वाली रात 12 बजे के बाद वो इंक्रीज कर दी गई हैं काफी सारी जगह के ऊपर। आज की डेट में अगर आप 1000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो उसके ऊपर 180 रुपए तो आपका टैक्स जा रहा है। अब जाहिर है वो तो इन हालात का फायदा उठाता है ना, माफिया भी इन हालात का फायदा उठाता है। वो जब ऐसी खबरें आती हैं तो इन्हीं की बुनियाद के ऊपर वो खुद साख्ता रेट बढ़ा देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है। अभी जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो इसी तरह की सिचुएशन है। देखें, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, किसी भी बड़ी जगह के ऊपर आप जाते हैं तो वहां पे उन लोगों ने प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हुए हैं। तो डेफिनेटली उसका सारा जो इस बजट के बाद जो, या इस महंगाई के बाद, वो सारा मलबा जो है वो गरीब अवाम के कंधों पर डल गया। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि अब देखना पड़ेगा कि इतना सारा बोझ अवाम के कंधों पे आने के बाद खुदा न खास्ता अब हमारी अवाम जो है वो क्या करती है इसके बाद, क्योंकि हुकूमत के पास तो अब किसी चीज में सब्सिडी देने के लिए कोई चीज बची नहीं है। ना आप बिजली में दे सकते हैं, ना आप सुई गैस में दे सकते हैं, ना आप किसी और जगह के ऊपर कर सकते हैं। अब देखें, इतने सारे बहरान तक तो आपने पहुंचा दिया आवाम को, लेकिन अब उसके बाद अब जब आप बंद गली में दाखिल हैं तो इसके बाद अब क्या करेंगे? एक तरफ IMF है, उसने हुक्यान को अपनी सारी चीजें मनवा ली हैं। अभी भी कुछ शराइत ऐसी हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है कि उसके ऊपर उनसे अपनी शराइत मजीद जो है वो मनवाई जा रही है। इमरान साहब, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ मियां मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं, पेट्रोल पंप मालिक है। मैं इनसे भी जानता हूं कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। अब इस मरतबा फिर से हमें देखने को मिलेंगी वो कितारें, वो हैजान, वो गैर यकीनी की सूरत हाल और रश, तमाम चीज़ें। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो क्लेम है ये भी आता है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आता है
पेट्रोल पंप मालिकान के ऊपर कि वो ऐसी खबरों का भरपूर फायदा उठाते हैं और जानबूझकर जो है वो सील कर देते हैं, अपने पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, आवाम को जो है पेट्रोल की बंदिश से गुजरना पड़ता है। क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? हाँ देखिए जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पेट्रोल जो है ना वो किसी भी पेट्रोल पंप की जमीन से नहीं निकलता। पेट्रोल पंप तो जो है ना वो चलता है सप्लाई चेन से। बिल्कुल और ठीक। अगर आपको पीछे से वो सप्लाई नहीं आती तो पेट्रोल पंप वाला जो है ना वो कहाँ से आपको पेट्रोल देगा, नंबर वन। नंबर दो, आपने कितारों की बात की तो कितारें बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग तो जो है ना वो बेचारे वो उनके पास तो स्टोरेज का कोई जरिया नहीं है। को मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा लेगा तो 1 दिन का 2 दिन का डलवा लेगा, अगर 4 दिन के लिए जो है ना आप देखते हैं बाद लोगों के तो एक दिन की सवारी के लिए जो है ना 1 दिन के लिए भी नहीं होता। तो उस सूरत में हैजान भी होगा, उस सूरत में पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइनें भी लगेंगी। हाँ अलबत्ता सप्लाई चेन बरकरार रहे, जिसकी मैं बात इससे पहले भी मैंने की है कि सप्लाई चेन जो है ना असल में वो चीज होती है। बिल्कुल ठीक। अमीन साहब आपकी बात बजा है, अमीन साहब आपकी बात बजा है सर कि पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप मालिकान की जमीन से नहीं निकलता। इमरान साहब, अमीन साहब आप मेरी बात को जरा गौर से सुने, आपकी बात बजा है कि पेट्रोल पंप मालिकान की ज़मीनों से पेट्रोल नहीं निकलता, सप्लाई मुतासिर होगी तो अल्टीमेटली मुतासिर होगी, जो है वो हिजान भी बर्पा होगा, लाइनें भी लगेगी। लेकिन बहुत सी जगहों पर जिस तरह पिछली मरतबा भी हुआ ऐसा कि सिर्फ एक अफवाह थी, उस अफवाह के पेश नज़र ना कोई पेट्रोल की किल्लत थी, ना कोई शॉर्टेज हुई, ना कोई सप्लाई मुतासिर थी, सिर्फ ये एक क्यास उड़ी थी कि शायद प्राइसेस बढ़ने लगी हैं। उन प्राइसेस के बढ़ने पर ही पेट्रोल पंप जो है बंद कर दिए गए थे। गुजरावाला में तकरीबन 70% पेट्रोल पंप जो थे वो बंद थे। तो ये किसका कसूर है सर? ये तो हुकूमत और ओगरा कह रही थी ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं, और पेट्रोल पंप मालिकान कह रहे थे जनाब हम बहुत मुतासिर हो रहे हैं। ओगरा का और हुकूमत का जो है नुक्ता नजर ले लिया है, तो पेट्रोल पंप मालिक की हैसियत से मैं भी आपको अपना नुक्ता नजर दे देता हूं। बिल्कुल, आप तभी इसलिए मौजूद हैं। इसका मानना या ना मानना जो है ना वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है। ठीक, मैं आपसे दोबारा यही कहूंगा कि पेट्रोल पंप जो है वो अगर वो बंद कर देता है, वो नहीं देता, तो इसका मतलब उस दिन की आमदनी उसको गई। एक दिन की आमदनी उसकी अगर चली गई और अगले दिन जो है ना वो उसको बेचता है, तो जो आमदनी चली गई वो कहाँ पे गई? सर बेचता है प्राइसेस बढ़ने के बाद, सर बेचता है प्राइसेस बढ़ने के बाद, मुनाफा कमाता है, एक्स्ट्रा मुनाफा कमाता है। पेट्रोल मौजूद हो और पेट्रोल पंप मालिक उसको फरोख्त ना करे, ये कभी भी नहीं हो सकता। उसके पास अनलिमिटेड नहीं होता, बल्कि वो अगला मंगवा ही नहीं सकता। अगला आएगा तो वो डीकन कहाँ पे करेगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सर मसला बिल्कुल आपकी बात बजाय, मैं ये दर्द समझ रहा हूँ आपका, नहीं बेचा तो बहुत सप्लाई को कहाँ पे डिकेंट करें? मैं आपका ये दर्द समझ रहा हूँ सर, लेकिन मसला ये है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात आती है तो पेट्रोल पंप मालिकान ने पिछले रेट्स के ऊपर तेल खरीदा होता है, जो सस्ता होता है वो एक दिन का ब्लॉक कर देते हैं और फिर दूसरे दिन अगले दिन जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर देते हैं। तो सर ये तो नाजायज मुनाफा है ना, वो भी कमाते हैं। कितना बारीक और लतीफ नुक्ता आपने उठाया, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे। जिस दिन उन्होंने रोक लिया उस दिन अगर वो बेचते तो क्या उनको कोई मुनाफा होता? यकीनन होता, जो रोजाना उनको हो रहा है। अगले दिन जब वो बेचते हैं तो उनका वो मुनाफा जो उन्होंने नहीं बेचा था, उनको अगले दिन वो प्राइस को ज्यादा मिल गई, लेकिन अगले वो पिछले दिन उन्होंने नुकसान किया हुआ है। इसका मतलब कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं करेगा। अच्छा। वो तो अपने उसके कस्टमर्स होते हैं लगे हुए। अच्छा। जो शहर के पेट्रोल पंप है वहां के ऊपर कस्टमर्स जो है लगे होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी किसी खास पेट्रोल पंप पे जाते होंगे, वहां पे अगर आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े तो आप उस पेट्रोल पंप के ऊपर दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये गेम सारी पेट्रोल पंप की नहीं है, ये गेम उस माफिया की है जो पीछे बैठा हुआ है और जिसके पास लाखों नहीं, हजारों लाखों नहीं, कौन है सर वो माफिया? कौन है वो माफिया? कौन है? हुकूमत कहती है वो पेट्रोल पंप मालिकान है। सर माफिया कौन है? हुकूमत कहती है वो पेट्रोल पंप मालिकान है, ऑयल कंपनीज हैं, ये तमाम माफिया हैं। तो आप सहाफी हैं, आपको पता सर चलिए आप पॉइंट आउट कर देना, मैं नहीं पहुंच सका, आप तय तक पहुंचा दें। एक टैंक लॉरी जो आती है ना उसके पास पेट्रोल होता है। अच्छा। उसके पास करोड़ों लीटर की जो है ना वो पीछे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना वो पीछे बैठी हुई है, जिनके जहाज आते हैं, जिनकी पाइपलाइनें हैं। पेट्रोल पंप के ऊपर तो किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 15,000 है। उसने क्या रखना और क्या बेचना और क्या जो ना उसने नाजायज मुनाफा। अच्छा मैं इसके ऊपर एक आवाम भी अपनी एक राय रखती है, पहले वो सुनते हैं। वो महंगाई के ऊपर भी है, वो पेट्रोल के ऊपर भी है, वो सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे। गरीब आदमी तो मार जाएगा, फिर जेडे निक्के निक्के बच्चे ने वो किधर जाओ, असी किवें कमाईए? साडे कोल है ही नहीं कोई चीज़, जे कमाने आ तो वो ताज़े ही लग जाते हैं जिहड़ी दिहाड़ी लाने आ। दूसरे जे एक टाइम की कमा लेंगे दूसरे दिन की है ही नहीं। देखें जी, जैसे कि अभी जो मिनी बजट पेश हुआ है इसमें जो टैक्सेस के हवाले से बात की, तो ज़ाहिर सी बात है आम इंसान और एक गरीब इंसान की ज़िंदगी पर इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि
हमसे जो हुकूमत टैक्स लेती है वो इनडायरेक्टली लेती है, डायरेक्टली नहीं लेती। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो डायरेक्टली टैक्सेस जो है ना, ये अमीर लोगों से, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनसे अगर डायरेक्टली टैक्सेस लेना शुरू कर दे तो पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा पैसा इतना हो सकता है कि कम से कम जो गरीब पे इनडायरेक्टली टैक्सेस लगते हैं, कम से कम गरीब आवाम और जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो इन टैक्सों से बच सकते हैं। जो देखें, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है इसकी वजह से तो आम आदमी की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब तो लगता यही है कि अब हमें बाइक्स और गाड़ियाँ छोड़ के साइकिल खरीदनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा सवाल ये है, जो टैक्सेस लग रहे हैं, साइकिल का रेट भी आम बंदे की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो अब आवाम, जो सा आम आदमी है, वो ये सोचेगा या वो साइकिल की तरफ जाए या पेट्रोल खरीद के जो सा मोटर बाइक की सवारी को यूज़ करे। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और आगे ही आपको पता है कि बहुत महंगाई है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का, मुश्किलात का सामना है। तो आप देख सकते हैं कि हम मजदूर तबके के लोग हैं और हमारे लिए इस टाइम जीना बहुत मुश्किल हो गया है कि महंगाई दिन ब दिन। नाजरीन, आपने और मेरे दोनों मेहमानों ने अवाम की राय सुनी है। यकीनी तौर पर अवाम जो है वो हद से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर परेशान भी है। क्या कहते हैं सर? एजाज साहब, मैं आपके पास यकीनी तौर पर आऊँगा, लेकिन बाद में मैं पहले पेट्रोल पंप मालिकान का जो है वो इनका मौक़िफ़ ले लूँ। अमीन साहब, क्या कहते हैं सर आप? जो यहाँ तक लोगों को इस जिल्लत से गुजरना पड़ता है, आप उसको यूं समझिए कि अक्रॉस द टेबल हम भी मौजूद होते हैं। अगर मैं आज पेट्रोल पंप मालिक हूँ तो कल मैं सब्जी खरीदने वाला भी, आटा भी मुझे चाहिए। ये तो सबके साथ महंगाई का असर तो सबके साथ आ रहा है। लेकिन जो असल इशू है कि आप पेट्रोल पंप मालिकान को ठहराते हैं इसका जिम्मेदार कि वो स्टॉक कर देते हैं, ये सरासर गलत है। पीछे जो है ना सप्लाई चेन जो है ना वो मुतासर होती है। इसके अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया, आपने पूछा माफिया कौन है, तो लेट मी अलाउ कि मैं आपको बताऊं कि माफिया कौन है। सर, यू आर अलाउड। माफिया जो है वो है सप्लाई चेन बरकरार रखने वाले, जिनके पास करोड़ों लीटर्स की जो है वो स्टोरेज है। पेट्रोल पंप मालिकान तो जो लेते हैं, एक दिन लेते हैं, अगले दिन उन्होंने बेचना होता है। अगर वो नहीं बेचेंगे तो फिर जो है ना वो उनके पास दोबारा और प्रोडक्ट लेने की जो है ना कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए ये समझने की बात है, ये लोगों को एजुकेट करने की बात है, लोगों को बताने की बात है। बिल्कुल ठीक। अमीन साहब, एक आखिरी सवाल आपसे सर, एक आखिरी, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बिल्कुल एक आखिरी सवाल इसी चीज के ऊपर। बिल्कुल सब मुतासर है, हम खुद मुतासर हैं इसी चीज के ऊपर। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आप बात करते हैं कि जो सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं ये माफिया हैं, तो पेट्रोल पंप मालिकान या कोई ऐसी एसोसिएशन डेवलप करके इन चीज़ों का बाइकआउट क्यों नहीं करते, इन चीज़ों का कोई रिबटल क्यों तैयार नहीं करते, कोई अल्टरनेट रास्ता क्यों नहीं, कोई तजवीज़ क्यों नहीं देते हुकूमत को? ब्लैकमेल ही क्यों होते हैं? जी, उनका कराची से ताल्लुक है। बिल्कुल हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और वो अपना जो है ना वो ये सारा नुक्ता नजर लेके जाएंगे। एक परसेप्शन जो आम है कि पेट्रोल पंप जो है ना इसके अंदर मुलवस होते हैं, उसको वो बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि ये जब सप्लाई ही नहीं आएगी। देखें, किसी की सब्जी मंडी में किसी के छाबे के अंदर अगर आलू पड़े में तो वो बेचेगा, आलू नहीं है खाली छाबा रख के बैठेगा तो आप उसको किस तरह ब्लेम ठहरा सकते हैं? उसको आलू पीछे से नहीं मिले। हमारी जो है ना वो सप्लाई चेन होती है। बिल्कुल, टैंक लारी आएगी, लेके आएगी तो हम आगे बेचेंगे, अगर वो नहीं आएगी तो हम कहाँ से बेचेंगे? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद अमीन साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद मियां जो है वो अमीन साहब तो हमें सारा मौक़िफ़ बता चुके हैं अपना कि पेट्रोल पंप मालिकान इतना कसूरवार नहीं होते। मियां इमरान एजाज साहब मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, उनसे अगला मौक़िफ़ जानने के, बजट के ऊपर, मईशत के ऊपर। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में मिनी बजट जो है वो पेश किया जाने लग पड़ा है और उसके पेश नज़र जो अशियाए खुर्दनोश में GST में इजाफा हो रहा है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और बहुत सी लग्जरी आइटम्स के ऊपर भी जो है वो उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसका इम्पैक्ट तो आम आवाम के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी इससे मुतासर हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उनको एतमाद में लेकर आया जाएगा तब हमारी इंडस्ट्री चलेगी और फिर बेरोजगारी कम होगी। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर इमरान एजाज साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। देखें, इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी पिछले 4 से 5 माह पहले ही बंद हो चुकी हुई हैं। आपको पता है उनकी इंपोर्ट ऑलरेडी रोकी गई थी, कुछ HS कोड जो है उनको ब्लॉक किया गया था, टेम्परेरी तौर पर इंपोर्ट को रोका गया था। लेकिन अब बजट आने के बाद, मिनी बजट के बाद, महंगाई के बाद मजीद उनके हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। शायद वो कुछ उम्मीद उनके ऊपर कोई उम्मीद वाबस्ता थी कि शायद किसी जगह के ऊपर हुकूमत कोई सब्सिडी दे पाएगी, लेकिन अब मौजूदा हालात में तो वो बिल्कुल ही परेशान है क्योंकि सब्सिडी की तो कोई उम्मीद बाकी रह ही नहीं गई। लेकिन जो महंगाई है उससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब देखें ना,
सबसे ज्यादा इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत थी इकोनॉमी में, वो आपकी एक्सपोर्ट थी। अगर आपकी आज एक्सपोर्ट अच्छी होती तो उस एक्सपोर्ट अगर अच्छी चल रही होती तो फिर मिल ओनर जो है वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं किसी चीजों में। लेकिन एक तरफ आपकी एक्सपोर्ट बंद है, दूसरी तरफ आपने टैक्सेस इतने लगा दिए, दूसरी तरफ आज कोई बैरून ममालिक से कोई आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहा। उल्टा वर्जिन अटलांटिक जो यूके की एयरलाइन थी उसने अपना ऑपरेशनल जो है वो बंद कर दिया है। अभी उसके बाद आप आगे देखेंगे कौन कौन सी मल्टीनेशनल कैरियर जो है वो इस चीज के ऊपर अनाउंस करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सर इतनी तादाद में उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, इतनी ऑपरेशनल उनकी कॉस्ट है, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली वो सारी सफर हो रही हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें तकरीबन 30 से 40 हजार रुपया एयरलाइन के किराए में इजाफा कर दिया गया है। अभी तो पेट्रोल की प्राइस बढ़नी है, अभी तो मजीद सारा कुछ होना है, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिक इन चीजों को फ्रेट और कैरियर शिपिंग लाइन ने अपने किराए जो है वो मजीद इंक्रीज कर दिए हैं। डेफिनेटली सर, एक इम्पैक्ट तो आता है ना, क्योस जब फैलता है तो उसका इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन है कि ऑप्शन क्या था अगर IMF के मुतालबात ना तस्लीम किए जाते, सब्सिडी खत्म ना की जाती और ये टैक्सेस में इजाफा ना किया जाता, तो फिर हमारे पास क्या लाइफ लाइन थी? सर ऑप्शन ये था कि अगर आपको पता था कि आपके मुल्क के हालात ये होने जा रहे हैं पिछले 4 से 6 महीने में, आप उसके ऊपर कोई प्लानिंग कर लेते, इंडस्ट्रीज के लोगों को सबको साथ बिठाते, फेडरेशन के लोगों को साथ बिठाते, कोई हिकमत अमली बनाते, कोई एक्सपोर्ट के लिए रास्ते हमवार करते, ताकि एक मिल ऑनर जिसके पास कम से कम भी कोई 800 से 600 से 700 वर्कर काम करता है, तो एटलीस्ट कम से कम IMF जो आया है ना वो अपनी प्रॉपर हिकमत अमली बनाकर आया है और उसको पता है कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ से जो है वो क्लैप्स कर रहा है, कहाँ से हमें टैक्सेस लगाने चाहिए, वो पूरा अपना फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। उन्होंने हमसे कोई मुशावरत नहीं की, मुज़ाकरात में कोई बहुत ज़्यादा हमसे गिव एंड टेक नहीं हुआ, उन्होंने हमारे पर मुतालबात मुसल्लत किए क्योंकि वो बेहतर तरीके से हमारी मॉशन को वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, इसी तरह की सिचुएशन है। देखें अभी तो वो IMF जो है वो फर्दर इसके ऊपर ये भी बात कर रहा है कि जी अगर आपसे किसी सेक्टर में रिकवरी कंप्लीट नहीं हो रही तो आप हमें बताएं, हम उसकी रिकवरी करवाएंगे। तो देखें अब जब चीजें यहां तक पहुंच जाएंगी तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, आपके पास आगे कोई ऑप्शन है ही नहीं कुछ करने के लिए कि आप उसमें क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो इस वक्त जो इंडस्ट्री ओनर है, जो मिल ओनर है, जो मल्टीनेशनल सेटअप्स हैं पाकिस्तान में, वो इस वक्त सारे बहुत परेशान हैं। उनको अभी कुछ समझ नहीं लग रही कि अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या होगा। अभी जो एक एक ऑफिस में 100-150 लोग काम कर रहे हैं, वो सारे बहुत परेशान हैं, उनको अपनी जॉब का थ्रेट्स है कि अब आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होगा। हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि ये एकदम से इतना बड़ा बम अवाम के ऊपर गिरा रही है, इसके लिए कोई हिकमत अमली तो पहले बनाते ना कि हम बजट पेश करने जा रहे हैं, हम मिनी बजट लगा रहे हैं, हम महंगाई इतनी कर रहे हैं, लेकिन हम आप बेफिक्र रहें, हम अवाम के लिए इस सेक्टर में। लेकिन मौजूदा हालात में आपके पास रिलीफ नाम की तो कोई ऑप्शन बाकी रह ही नहीं गई, क्योंकि अच्छा, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की जो नाक़िस पॉलिसीज़ हैं मईशत को लेकर, ये हमें उसका बोझ उठाना पड़ रहा है, और ये 126 मिलियन डॉलर्स का जो कर्जा है ये इमरान खान साहब ने जो है वो लिया है और उसकी वजह से हम ये तमाम बोझ उठा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ये नहीं ब्लेम करते कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, ये बात ब्लेम की नहीं है, बात इस क्लेम की है कि ये क्लेम कौन उठाएगा कि हमें वाकई में PTI के खाते में डालनी चाहिए ये बात, या जो वजारत खजाना इस वक्त कर रही है वो बेहतर है। क्योंकि अभी तक हम इस बात में फंसे हुए हैं कि किसने बेहतर तरीके से मईशत को चलाया और तमाम मलबा जो है वो नून लीग के ऊपर पड़ा है। ये इस कंफ्यूजन को दूर करने की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें लेकिन मसला ये है कि इस हुकूमत को आए हुए भी काफी अरसा गुजर गया ना। अब देखिए अगर डार साहब आए हैं तो डार साहब को आने से पहले क्या ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं था? क्या उनको सारी चीजों का पता नहीं था कि इस हुकूमत के साथ ये होने वाला है, पिछली हुकूमत ने ये किया है? अगर आप एक हुकूमत ले रहे हैं, आप बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि इस हुकूमत की ये हुए आए थे कि मैं मईशत को ठीक कर दूंगा, 200 से नीचे डॉलर लेकर जाऊंगा। क्या करना वो देखें, उनको ठीक करना है, ठीक करते करते वो इसको मजीद ज्यादा और खराब कर गए हैं। उनको चाहिए क्या था कि सबसे पहले आते साथ वो अवाम को कॉन्फिडेंस में लेते, जो इंडस्ट्रीज के ओनर हैं उन सबको बुलाते, फेडरेशन के लोगों से इकट्ठा करते, चैम्बर्स में जाते, विजिट करते, सब लोगों को बुलाते, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करते। अब तो हो गया ना, अब तो हो गया, मिनी बजट भी पेश हो रहा है, अब तो ऑप्शन नहीं है। अब इन हालात में हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, इन हालात में हम कैसे एतमाद दिलाएंगे अपने सनतकारों को, इन हालात में कैसे हम आवाम को जो है वो रिलीफ दे पाएंगे, इन हालात में हमने क्या करना है? वो पीछे जो हो गया वो हो गया जी। अब इन हालातों में तो ये ऑप्शन है कि देखें, पहली बात तो ये सब्सिडीज वाली ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो शायद किसी जगह के ऊपर कोई अच्छा रिलीफ आवाम को दे पाएगी, क्योंकि इस तरह का बिल्कुल कोई ऐसा अंदिया जो अभी तक किसी तरफ से कोई नामो निशान नहीं है। हाँ ये जरूर है, अगर इसहाक डार साहब एक अच्छे तरीके से इस चीज को आगे लेके चलते हैं, मजीद उनको पता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आवाम में निचले लेवल तक, मिल ओनर तक, सब जगह पे क्रिएट, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर यह बजट पेश होने के बाद
वो सब लोगों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करें, उनको एक रोड मैप बना के दें। एक्सपोर्टर की जो मिल्स वालों की प्रॉब्लम क्या है, उनको एक्सपोर्ट चाहिए। वो जो जिस तरह वो कहते हैं उनको एक्सपोर्ट के लिए एक फ्री रूट दिया जाए जहां पे वो हर किस्म की एक्सपोर्ट कर सके। सर, ये जितने भी लेमैन का क्वेश्चन है कि मिनी बजट पेश करने की जरूरत ही क्यों पेश आई? एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए भी इन चीजों का तलाक किया जा सकता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर देना भी किसने था ना, प्रेसिडेंट ने। तो जब प्रेसिडेंट इस चीज के ऊपर एग्री नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? उनके पास इसके प्रेसिडेंट साहब तो मिनी बजट पर भी एग्री नहीं हुए जी, वो इसके ऊपर भी नहीं एग्री होंगे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो अपना कुछ ना कुछ जो किरदार है वो अदा करना चाहती है, और वो जब वो अपना किरदार कुछ अदा करेगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी जगह के ऊपर इस बजट को किसी दूसरी जगह से अप्रूव करवाया ही जाएगा। आपको तो पता है कि हर दफा पॉलिटिकली तौर पर भी इसके ऊपर एक कंसेंसस की मोहर लगवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है, पॉलिटिकली तौर के ऊपर भी इस चीज के ऊपर अभी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, किसी ना किसी जगह पे रिलीफ देगा। क्योंकि देखे ना इस वक्त मुल्क जो है ना, मुल्क के साथ अवाम जो है वो बिल्कुल पिस चुकी हुई है। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, या तो ये है कि आप सब लोग अपने अपने हाथ झाड़ के साइड के ऊपर खड़े हो जाएं, वो कहें जी ये रहा पाकिस्तान, ये रहा, आप संभाल लें। लेकिन आपको पता है हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी ऐसी वर्थ नहीं है कि हम इस वक्त बिल्कुल ही अपने आप को सनतकारों को कैसे एतमाद में लेकर आया जाए? सनतकार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टेक्सटाइल सेक्टर मुतासर हो जाता है, आपकी इंडस्ट्री मुतासर हो जाती है, कैसे इन हालात में कैसे एतमाद में लेकर आए? देखें टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो तो ऑलरेडी पिछले 4 से 6 महीनों से बिल्कुल बंद होकर पड़ा हुआ है। अभी वो लोग सिर्फ वॉच कर रहे हैं, किसी तरीके से चलाना है उसको। देखें टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो इस वक्त आपके रीढ़ की हड्डी है। देखें एक तरफ आपकी डॉलर प्राइस ऊपर जा रही है, इस सारे हालात में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपकी एक्सपोर्ट है। और डार साहब को चाहिए ये खुदा के लिए ये बजट जो है ये पेश तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में कल या परसों या अगले हफ्ते में ये प्लान करें, सारे मिल्स ओनर को चैम्बर के थ्रू, वफाक के थ्रू, इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करें, उनको रिलीफ दें, उनके खदशात जो है वो दूर करें, इनको कोई सब्सिडीज के लिए कहें, ताकि खुदा ना खास्ता मजीद ये जो बहरान है, ये बहरान कहीं और ज्यादा इसकी लपेट में ये चीजें ना आ जाएं। क्योंकि देखें अभी भी आपके मुल्क में जितने भी सरमाएदार लोग थे वो लोग तो आज बैंकों में पैसे रखने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो पता है कि यहाँ पे तो भाई अगले 5 दिनों में, हमें पता नहीं, आज अब बैंक में 5 लाख रखते हैं, 4 दिनों बाद डॉलर महंगाई की वजह से वो 5 लाख हो रही है, आपके पैसे की कीमत तो डेप्रिशिएट हो रही है ना। अच्छा चले, वो इंडस्ट्रियल यकीनी तौर पर अपने लाहा अमल बनाएं और हुकूमत के पास लेकर जाएं, कुछ तजावीज़ शामिल करें ताकि उनको साथ कुछ गिव एंड टेक के जरिए कुछ मामला बेहतर हो सके। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के बहुत बड़े सेक्टर्स के अंदर आपकी ज़राअत है, दूसरी चीज़ें हैं, इनको बेहतर करने में यकीनी तौर पर हुकूमत भी इंटरेस्टेड है अगर कुछ तजावीज़ जाएँ इनकी जानिब से। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सर लग्जरी आइटम्स के ऊपर 25% जीएसटी लगाने का जो फैसला है ये तो कम से कम ठीक है सर, इसमें तो कोई तजाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्जरी आइटम्स तो एक एलीट और अशराफिया जो इस्तेमाल करती है उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो कोई मुमानियत नहीं होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसके ऊपर तो बिल्कुल टैक्सेस जो है वो लगने चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस चीज को बंद, अगर थोड़ा सा आप इस चीज को रिड्यूस करते हैं, देखें गवर्नमेंट ने तो काफी देर से एचएस कोड जो है वो ब्लॉक किए हुए थे ताकि ये लग्जरी आइटम जो है इनको थोड़ा सा होल्ड किया जाए। लेकिन मसला ये है कि इसको अगर आप कहें कि इसको आप परमानेंट होल्ड कर ले, वो आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि देखें काफी सारी चीजों में कुछ जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और डेफिनेटली अगर वो इंपोर्ट होकर आपके पास नहीं आएगा तो यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट की चीजों में जो चीजें यूटिलाइज होती हैं उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। हाँ टेम्परेरी तौर के ऊपर ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसके ऊपर टैक्सेस लगा दी हैं। हुकूमत को देखना चाहिए आने वाले 6 महीनों में, साल में क्या इन चीजों के ऊपर रोकथाम करके क्या कोई बचत है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपने याद होगा पिछली हुकूमतें भी मजीद इस तरह के टर्नओवर में करती आई हैं, उन्होंने लग्जरी आइटम के ऊपर कुछ देर के लिए होल्ड किया, कुछ देर के लिए, लेकिन वो परमानेंट इस चीज को स्टॉप नहीं कर सकी। क्योंकि देखें अगर आपने रेवेन्यू इकट्ठा, सर उसकी वजह ये है ना कि देखें अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी एलीट क्लास के लोग हैं जो महंगी अशिया खरीदते हैं, तो डेफिनेटली जब वो महंगी अशिया खरीदते हैं तो डेफिनेटली हुकूमत भी अलाउ करती है, ठीक है जी अगर हमने इसके ऊपर इतना टैक्सेस लगा रहे हैं, हम देखते हैं वो कितने के लोग मंगवा सकते हैं। इसमें होल्ड करें या ना करें, हुकूमत पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए, सरकारी वसाइल हमारे सरकारी खजाने का फायदा होना चाहिए। अमीर खरीदता है तो खरीद सकता है, वो खरीदे। यहाँ पर एक कॉफी का ब्रांड खुलता है तो उसके ऊपर भी कितारें लग जाती हैं और लाइनों में लगकर कॉफी ली जाती है, वो खरीदे, वो पाकिस्तान के रेवेन्यू में जमा हो तो उसमें कोई मुमानियत नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। इस मिनी बजट के बाद अवाम यकीनी तौर पर एक तंगी से जरूर गुजरेगी और अवाम मजीद कुर्बानी दे सकती है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक सवाल है, वो सवाल ये है कि आखिर कब तक ये कुर्बानियां हम कब तक देते रहेंगे और कब जाकर हम अच्छे दिन देख सकेंगे। क्योंकि कुर्बानी देते आए हैं, अच्छे दिन नहीं आ रहे। अब मजीद आप एक मरतबा फिर छुरी चला लें अवाम के ऊपर, लेकिन
एक दिन बता दें, एक वक्त बता दें कि जब हम जाकर इस चीज़ का वो एंजॉय कर सकेंगे अपनी उस कुर्बानी को, कि हमने कुर्बानी दी थी, उसका हमें ये फ़ायदा मिला है। फ़ायदा नहीं मिलता, कुर्बानी दर कुर्बानी जो है वो आवाम को देना पड़ती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इसी मैसेज के साथ अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।